अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ज़बरदस्त से आप लोगों की प्रिपरेशन हो रही है। एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आप लोगों के। इसी हवाले से मैं आज आपसे बात करूंगी। क्लास 9th का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, यूनिट नंबर है 7 और उसका चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज मैं आपको बायोएनर्जेटिक में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि पेपर में आते ही आते हैं। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और थ्योरी के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे इसमें प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं और आपका जो पीबीएस सिस्टम है उसमें कैसे ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपने उनको ज़्यादा फोकस करना है जब आप इस चैप्टर की तैयारी करेंगे, इस चैप्टर को तैयार करेंगे एग्ज़ाम्स के हवाले से। ठीक है, बायोएनर्जेटिक में हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायोएनर्जेटिक्स में एटीपी। एटीपी का जो है एक पूरा सवाल आता है कि एटीपी क्या है, एटीपी का क्या किरदार है। इस हवाले से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एटीपी के ऊपर एक टॉपिक जो है वो आ जाता है, सवाल कभी पूछ लेते हैं। तो आपने एटीपी क्या होता है, एटीपी का स्ट्रक्चर और एटीपी कितने कैलोरीज बनते हैं इसके अंदर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ये आपने तैयार करना है। उसके अलावा डेफिनेशन में आ जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। जो इम्पॉर्टेंट है उसको इस तरह हाईलाइट कर लेना है ताकि आप 1 से 2 से 3 मरतबा जितनी भी आपको नीड है आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आप इन्हीं पर फोकस होकर करेंगे, जिन टॉपिक्स पर या जिन लाइंस पर आपने हाईलाइट किया हुआ होगा और आपको वो इम्पॉर्टेंट लग रही होंगी। तो आपने जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अच्छी तरह याद करना है। इसी तरह मैंने आपसे ये बताया कि एटीपी के जो स्ट्रक्चर है, एटीपी का ये जो सेल एनर्जी करेंसी कहलाती है सेल की, ये इस हवाले से इसका ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इस टॉपिक को पेपर के हवाले से कभी पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपने याद करना ही करना है, इसको प्रिपेयर करना ही करना है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और उसकी ये इक्वेशन ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। जब भी डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है फोटोसिंथेसिस की तो इक्वेशन जो है वो लाजमी पूछी जाती है। जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता था तो जो हमारे पास जो डिप्टी और एक्सटर्नल वगैरह आते थे तो वो इसकी इक्वेशन भी लिखवाते थे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इसको ज़रूर या आपने याद करना है। ये वाली डायग्राम जो है ये भी कभी पूछ ली जाती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग जो हैं बच्चे जो टीसीएफ के बच्चे हैं वो तो ये क्लास 7 से और 8 से ये डायग्राम जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं और इस डायग्राम के से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो आपने ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करनी ही करनी है। दोनों का डिफरेंस है कि क्या होता है इसके अंदर। उसमें फिर हमारे पास आ जाते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो 2022 के पेपर में ये लाइट रिएक्शन के बारे में पूछा गया था। ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये टॉपिक किस साल पूछा गया। तो 2022 का जो बायोलॉजी का पेपर है उसमें लाइट रिएक्शंस के जितने भी अंदर जो इसके मॉलिक्यूल जो हैं, जो मराहिल हैं, स्टेप्स हैं, क्या क्या इसके अंदर होता है ये पूछा जाता है। और ये जेड स्कीम की जो एक तस्वीर है ये भी आपने याद करनी है, इसको भी तैयार करना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है ये भी 2022 में आया था पेपर में, 2022 के पेपर में। तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये कहाँ होता है सेल के अंदर, कहाँ ये जो है इसका जो है पूरा प्रोसेस हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये वाली डायग्राम जो है वो आपने इसको ज़रूर तैयार करना है। पेपर में डायग्राम भी बहुत पूछ ली जाती हैं। फिर ये आप आसान सा टॉपिक है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि क्लोरोफिल और रोशनी का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में।
क्या होता है, लिम्फेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, ये याद कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास जो आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क में जब आप इस चैप्टर को तैयार करेंगे तो आप प्रैक्टिकल के जो है अकॉर्डिंग भी आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके प्रैक्टिकल्स के लिए सिन बोर्ड की तरह गैप नहीं दिया जाता या दिया जाएगा। आपके प्रैक्टिकल फ़ौरन ही होंगे और बाद तो प्रैक्टिकल आपके थ्योरी के पेपर्स के दौरान भी हैं। तो आपने जब पेपर की प्रिपरेशन करनी है तो जो चैप्टर आप फुल जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आप प्रैक्टिकल के लिहाज से भी करेंगे। देखें, प्रैक्टिकल के लिहाज से तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो आपका प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके इसको आपने पढ़ लिया तो इसके अंदर से कोई भी प्रैक्टिकल आपका आ जाए बायोएनर्जेटिक्स में से और उसमें से पीबीए के तहत कोई भी आपका सवाल पूछा जाए, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब इसमें फ़ोटोसिंथेसिस का सबूत है कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है उसमें जो प्रोसेस होता है फ़ोटोसिंथेसिस का, उसमें ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। ये पूरा प्रैक्टिकल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। थ्योरी के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि क्या क्या फ़ोटोसिंथेसिस होती क्या है। पीबीए के तहत बता रही हूँ कि क्या फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन है, इक्वेशन जो है वो क्या कह रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या कौन से फैक्टर ज़रूरी हैं। पानी ज़रूरी है जो कि बीकर में है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है जो कि इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, जो रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्लोरोफिल ज़रूरी है जो कि हाइड्रेला की लीव्स में है, ठीक है। और पूरे प्रोसेस को जो है हम वो जो ये ऑपरेटर्स है उसको धूप में रखेंगे, सूरज की रोशनी मिलेगी। आप ये भी पूछा जा सकता है कि उल्टा रख के क्यों रखा जाता है, गैस के बुलबुले कौन से होते हैं, माचिस की तीली जब आप लेकर जाते हैं तो वो तेज़ शोले के साथ जलती है, तो इससे क्या मतलब हुआ, क्यों तेज़ शोले के साथ जलती है। इस तरह के सवालात जो हैं, उल्टा करके क्यों टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है, पानी से क्यों नीचे उठता है, गैस के बुलबुले निकल के ऊपर जा रहे होते हैं तो वो कौन सी गैस के होते हैं, गैस इसके अंदर क्या किया जाता है। इस तरह के सारे सवालात जो हैं जो आपने यहीं पर दिए हुए हैं वो आपने याद करना है। उसके बाद है स्टार्च की मौजूदगी में कि उनका जो खाना तैयार होता है फोटोसिंथेसिस में वो जो है स्टार्च होता है। इसके लिए ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा नहीं रही, मैं यहाँ पे आपको जस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ कि पेपर के लिहाज से क्या इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छा पढ़ना है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी प्रैक्टिकल वर्क के फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है, ये भी आप क्लास 7 और 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपका ये वाला प्रैक्टिकल है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी ज़रूरी है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, फुल चैप्टर की तैयारी करनी है, ठीक है। फिर आपके पास है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिकल वर्क आपने करना है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ज़रूर आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों में फ़र्क आया है 2020 में, ये मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, और बहुत मैंने टाइम लगा के जो है वो पूरे जो पास्ट पेपर्स हैं उनको देखा है और इस चैप्टर में से कि क्या क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हुआ है और किस साल में कौन सा टॉपिक आया है, ये मैंने निकाला है। तो इन दोनों में जो फ़र्क आया है यानी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान फ़र्क, ये 2020 के पेपर में ये सवाल आया है। ये इक्वेशन ज़रूर याद करना है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास ये आया है, ये एनारोबिक में अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड, ये याद होना चाहिए। ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, ये 2022 के पेपर में ये टॉपिक इस चैप्टर से आया है। तो आप देखें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इस चैप्टर से कितने सारे टॉपिक और सवालात जो हैं वो पेपर्स में आए हैं। अब यहाँ पर देखें कि रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म में जो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रैब साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है,
ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये 2018 के पेपर में, ये टॉपिक पेपर में ग्लाइकोलाइसिस आया है। फिर यहाँ पे 2018 में ही क्रैब्स साइकिल आया है और 2018 में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पूछी गई है। यानी तीनों जो है रेस्पिरेशन के जो मराहिल हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रैब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो पूछी गई है। ये वाला जो है इक्वेशन है ये भी कभी पेपर में पूछी जाती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल और ये इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गया। प्रैक्टिकल वर्क है इसमें कि इस बात की तहकीक करना कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ये आपका प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, प्रैक्टिकल जो सिलेबस है उसमें भी दिया हुआ है। उसके लिहाज से भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चूने का पानी क्लास में मैंने करवाया भी था। ये जो बेल जार वाला है बीच का, रेस्पिरेशन के दौरान हरारत को साबित करने का तजुर्बा, ये आपके सिलेबस में है, इसको तैयार करना है। ये वाला जो प्रैक्टिकल वर्क है कि हरारत खारिज होती है, ये आपके सिलेबस में है, इसको आपने तैयार करना है, ठीक है। और फ़र्क ये दिया हुआ है जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये था आपका आज का ये चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल कोई ना कोई सवाल, 1 से 2 सवाल लाजमी पेपर में आए हैं। आई होप कि आपकी बहुत अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी होगी और मेरी दुआ है कि आप सब बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं फेडरल के मुल्क में, हमारे पूरे मुल्क में फेडरल के जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं, उन सब का बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा हो। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और किस साल में कौन से सवाल आए हैं। उस नए चैप्टर के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।